हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज की विज्ञान की प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। इसके पहले भी मैं विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस को करवा चुकी हूँ। विज्ञान का मैंने कंप्लीट सिलेबस पढ़ाया है। NCERT क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 कंप्लीट मैंने बहुत पहले ही करा दिया था। उसके बाद मैंने साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस भी करवाई है। अब जो महत्वपूर्ण प्रश्न बचे हुए हैं उनका मैं रिवीजन करवाई देती हूँ। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और आते हैं प्रश्नों पर। पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से उन जंतुओं का समुच्चय कौन सा है जो सभी बाह्य निषेचन को दर्शाते हैं? इसमें से बताना है जो बाह्य निषेचन को दर्शाते हैं उन जंतुओं का समुच्चय बताना है। पहला विकल्प लिखा हुआ है मुर्गी, छिपकली, तितली। दूसरा है छिपकली, तितली, मेढक। तीसरा विकल्प है तितली, मेढक, मछली। और चौथा विकल्प है मेढक, मछली, स्टारफिश। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना आवश्यक है कि बाह्य निषेचन क्या होता है। तो बाह्य निषेचन एक जनन प्रक्रिया है जहां निषेचन प्राणी के शरीर के बाहर होता है, सामान्यतः जल या नम वातावरण में। तो ये सभी मैंने आप लोगों को डिटेल में पढ़ाया भी है। तो बाह्य निषेचन किसमें होता है? मेढक में होता है, मछली में होता है, स्टारफिश में होता है। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि इनमें जो निषेचन होता है वह शरीर के बाहर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन दिया गया है, सूखी हुई किशमिश को जब कुछ समय के लिए सादे जल में छोड़ दिया जाता है तो वह परासरण के कारण फूल जाती है। तर्क दिया गया है, पादप कोशिकाओं में वर्णात्मक रूप से पारगम्य कोशिका झिल्ली होती है। तो इसमें अभिकथन और तर्क दोनों ही सही हैं। सूखी हुई किशमिश जब कुछ समय के लिए सादे जल में डाल देते हैं तो वह परासरण के कारण ही फूल जाती है, और पादप कोशिकाओं में वर्णात्मक रूप से पारगम्य कोशिका झिल्ली होती है। दोनों ही सही लिखे हुए हैं। ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक्स एक यंत्र है जिसका प्रयोग कोनों के इर्द गिर्द देखने के लिए किया जाता है, और यह बाई के सिद्धांत पर आधारित है। एक्स और बाई क्रमशः हैं। पहला विकल्प है दूरदर्शक, टेलीस्कोप, परावर्तन। दूसरा है बहुरूपदर्शी अपवर्तन। तीसरा है परिदर्शी परावर्तन, और चौथा है परिदर्शी प्रकीर्णन। तो इसमें एक्स और बाई पूछा गया है कि क्या है, वो आपको बताने हैं। तो एक्स एक यंत्र है जिसका प्रयोग कोनों के इर्द गिर्द देखने के लिए किया जाता है, तो एक्स हो गया परिदर्शी। और लिखा है यह बाई के सिद्धांत पर आधारित है, तो यह परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित होता है। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा, परिदर्शी और परावर्तन। एक्स हो गया परिदर्शी और बाई परावर्तन। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है एक्स और बाई गाढ़े काले द्रव हैं जिनका प्रयोग सड़कों को पक्का करने के लिए किया जाता है। एक्स पेट्रोलियम से व्युत्पन्न है तथा बाई कोयले से व्युत्पन्न है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रमशः एक्स और बाई हो सकता है? पहला लिखा है विटुमेन कोल तार। दूसरा है कोल तार चारकोल। तीसरा है चारकोल बिटुमेन, और चौथा है कोल तार बिटुमेन। तो एक्स और बाई गाढ़े काले द्रव हैं जिनका प्रयोग सड़कों को पक्का करने के लिए किया जाता है, लेकिन एक्स पेट्रोलियम से व्युत्पन्न है और बाई कोयले से। तो
सड़कों को पक्का करने के लिए बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है और ये पेट्रोलियम का व्युत्पन्न है और कोलतार जो है कोयले का है। तो इसमें पहला विकल्प ही सही हो जाएगा, बिटुमेन और कोलतार। जिस क्रम से लिखे हुए हैं उत्तर भी उसी क्रम से देंगे। एक्स पहले पूछा गया है और लिखा है एक्स पेट्रोलियम से व्युत्पन्न है, तो एक्स हो जाएगा बिटुमेन, और बाई कोयले से व्युत्पन्न है तो कोलतार हो जाएगा। चौथा मत टिक करिएगा क्योंकि इसमें कोलतार और बिटुमेन ही लिखे हैं लेकिन क्रम नहीं है, इसमें क्रम से लिखे हुए हैं, इसीलिए पहला विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। लिखा है खाद की अपेक्षा उर्वरक पोषकों के संबंध में अधिक समृद्ध होते हैं। दूसरा है उर्वरक मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि करते हैं। तीसरा है उर्वरकों से मृदा को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होता है। और चौथा है उर्वरकों से मृदा में मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। तो जो सही है वह बताना है। तो इसमें पहला विकल्प ही सही है, खाद की अपेक्षा उर्वरक पोषकों के संबंध में अधिक समृद्ध होते हैं। पहला विकल्प ही इस प्रश्न में सही हो जाएगा क्योंकि उर्वरक जो होते हैं पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक विशिष्ट पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम सरलता से उपलब्ध रूपों में प्रदान करने के लिए तैयार किए जाते हैं। इसके विपरीत जो खाद होती है ये विघटित पौधे और जंतुओं से प्राप्त कार्बनिक पदार्थ है जो पोषक तत्वों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है परंतु विशिष्ट उर्वरकों की तुलना में कम सांद्रता में होता है। इसीलिए खाद की अपेक्षा उर्वरक पोषकों के संबंध में अधिक समृद्ध होते हैं। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पादप रोग जीवाणु द्वारा होते हैं। पहला विकल्प लिखा है गेहूं में घुन लगना, दूसरा है सिट्रस टैंकर और तीसरा है भिंडी की पीत सिरा किरमीर। तो इसमें जो जीवाणु द्वारा होते हैं वो बताने हैं। तो इसमें जो बी विकल्प लिखा हुआ है सिट्रस टैंकर, ये सिर्फ जीवाणु द्वारा होता है, तो केवल बी इसमें सही है। गेहूं में घुन लगना या गेहूं का किट ये होता है कवक द्वारा, तो ये कवक से संबंधित बीमारी है। और ये जो सी में लिखा है भिंडी की पीत सिरा किरमीर, ये जो है वायरस यानी विषाणु द्वारा होता है। तो इसीलिए बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, केवल बी दूसरा विकल्प इसमें सही है। और ये किसमें होता है, यह संतरे, नींबू, मौसमी, अंगूर सहित खट्टे पेड़ों को प्रभावित करता है यह रोग, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन दिया गया है आमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो भोजन के भंजन में सहायता करता है। तर्क दिया गया है पाचक रसों को क्रिया करने के लिए अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है। तो अब इसमें बताना है कि कौन से सही हैं। तो जो अभिकथन लिखा हुआ है ये सही है, आमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो भोजन के भंजन में सहायता करते हैं और पाचक रसों की क्रिया करने के लिए अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है। ए और आर दोनों ही सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है नाइट्रोजन यौगिकीकरण शब्द का क्या अर्थ है। पहला विकल्प है नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में रूपांतरण, दूसरा है मृदा में उपस्थित जीवाणुओं द्वारा अमोनिया का नाइट्रेट में रूपांतरण, तीसरा है मृत जैव पदार्थ में उपस्थित नाइट्रोजन का वापस मृदा में अभिमुक्त करना, और चौथा है जीवित प्राणियों के लिए अधिक प्रयोग लायक रूप हेतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का रूपांतरण। तो अब इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो नाइट्रोजन यौगिकीकरण शब्द का अर्थ पूछा गया है, चौथा विकल्प इसमें सही है जीवित प्राणियों के लिए अधिक प्रयोग लायक रूप हेतु
वायुमंडलीय नाइट्रोजन का रूपांतरण। चौथा विकल्प इसमें सही है। नाइट्रोजन को वायुमंडल के आणविक रूप से एकत्र किया जाता है और नाइट्रोजन यौगिकीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से अन्य जैविक प्रक्रियाओं के लिए उपयोगी नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित भी किया जाता है, तो इसीलिए चौथा विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से किस अवस्थिति में स्प्रिंग में न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा होती है। पहला विकल्प है स्प्रिंग को ना तो संपीड़ित किया गया है और ना ही खींचा गया है तथा वह भूमि पर पड़ा हुआ है। दूसरा है स्प्रिंग को न्यूनतम तक संपीड़ित किया जाता है तथा वह भूमि पर पड़ा हुआ है। तीसरा है स्प्रिंग को न्यूनतम तक संपीड़ित किया जाता है तथा वह ऊंचाई पर रखा गया है। और चौथा है स्प्रिंग को अधिकतम तक खींचा जाता है तथा उसे ऊंचाई पर रखा जाता है। तो इसमें पूछा गया है कि किस अवस्थिति में स्प्रिंग में न्यूनतम यानी कम से कम स्थितिज ऊर्जा होगी। तो इसमें पहला विकल्प सही हो जाएगा। स्प्रिंग को ना तो संपीड़ित यानी दबाया जाए और ना ही खींचा गया है तथा वह भूमि पर पड़ा हुआ है, तो इस स्थिति में सबसे कम स्थितिज ऊर्जा होगी। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब जो स्थितिज ऊर्जा होती है तो किसी स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा उसकी साम्यावस्था से, उसके संपीड़न या विस्तार के साथ साथ संदर्भ बिंदु से ऊपर उसकी ऊंचाई पर निर्भर करती है। इसीलिए इस स्थिति में सबसे कम स्थितिज ऊर्जा होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है उस समुच्चय की पहचान कीजिए जिसमें अनियत तापी जीवों को समाविष्ट किया गया है। पहला विकल्प है छिपकली, तोता, डॉल्फिन। दूसरा है कबूतर, मानव, छिपकली। तीसरा है सर्प, मेढक, कॉकरोच। और चौथा है व्हेल, मेढक, केचुआ। तो प्रश्न का उत्तर जानने से पहले आप लोगों को अनियत तापी जीवों के बारे में जानना आवश्यक है। तो अनियत तापी जीव क्या होते हैं? वे जीव जो अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में असमर्थ होते हैं। वे अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए ऊष्मा के बाह्य स्रोतों पर निर्भर रहते हैं, तो वे अनियत तापी जीव कहलाते हैं। अब इसमें से जो अनियत तापी हैं वे हैं सर्प, मेढक, कॉकरोच। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इसके अलावा छिपकली भी होती है, केचुआ भी होता है, लेकिन जो समूह पूछा गया है पूरा, तो तीसरे समूह में तीनों ही अनियत तापी है, इसीलिए तीसरा विकल्प सही है। लेकिन छिपकली भी होती है, केचुआ भी होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए तथा उस शब्द समूह वाले विकल्प का चयन कीजिए जो कि सही प्रकार से दिए गए क्रम में रिक्त स्थानों को भरे। लिखा है निषेचन के समय पिता के शुक्राणु और माता के अंडाणु संलयित होकर डब्लू बनाते हैं, जो कि बारंबार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। कोशिकाएं विभिन्न अंगों और ऊतकों में परिवर्तित होने लगती हैं। इस विकसित होती संरचना को एक्स कहते हैं, जो कि बाई की दीवार में रोपित हो जाता है। एक्स की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके जेड कहलाता है। अब इसमें डब्ल्यू एक्स वाई जेड बताना है, क्रम से बताना है कि क्या है। तो सबसे पहले निषेचन के समय पिता के शुक्राणु और माता के अंडाणु संलयित होकर क्या बनाते हैं? युग्मनज बनाते हैं। तो डब्ल्यू तो हो गया युग्मनज, ये लिखा है 2 में, तो ये 3 तो गलत हो गई। चौथे में भी लिखा है, तो सिर्फ तीसरा इसमें विकल्प हट जाता है डब्ल्यू के हिसाब से। अब आगे देखते हैं। लिखा है जो कि बारंबार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है, तो ये होता है। आगे लिखा है कोशिकाएं विभिन्न अंगों और ऊतकों में परिवर्तित होने लगती हैं। इस विकसित होती संरचना को एक्स कहते हैं। तो जो संरचना विकसित हो रही है उसे कहते हैं भ्रूण। तो भ्रूण लिखा है दूसरे विकल्प में। आगे भी देख लेते हैं।
इस विकसित होती संरचना को एक्स कहते हैं, जो कि बाई की दीवार में रोपित हो जाता है। तो यह जो संरचना विकसित हो रही है ये गर्भाशय की दीवार में रोपित हो जाता है, तो बाई हो गया गर्भाशय। और एक्स की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके जेड कहलाता है, तो वह होता है गर्भ। यानी कि दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। डब्ल्यू है युग्मनज, एक्स है भ्रूण, बाई है गर्भाशय और जेड है गर्भ। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन दिया गया है विद्युत धारा एक सदिश राशि है। तर्क दिया गया है विद्युत धारा वह राशि है जिसके पास परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। तो विद्युत धारा एक सदिश राशि है, ये तो गलत है। लेकिन विद्युत धारा वह राशि है जिसके पास परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, ये सही है। अब ये दोनों कैसे सही हो सकते हैं? यानी कि विद्युत धारा एक सदिश राशि है, ये तो गलत हो गया। लेकिन तर्क में लिखा है कि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, तो जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा होती है तो वह सदिश राशियां कहलाती हैं। लेकिन विद्युत धारा अदिश है। क्यों है? क्योंकि यह उच्च क्षमता वाले बिंदु से कम क्षमता वाले बिंदु की ओर बहती है, लेकिन इसे अभी भी अदिश राशि ही माना जाता है। तो इसमें ए गलत है, आर सही है। तो इसमें आपका तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। विद्युत धारा में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, लेकिन ये फिर भी अदिश होती है। ये बात आपको याद रखनी है। विद्युत धारा सदिश नहीं है, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से किन कोशिका अंगकों में स्वयं का डीएनए अंतर्विष्ट है? पहला विकल्प है लवक, दूसरा है सूत्र कणिका, तीसरा है नाभिक और चौथा है रिक्तिका। सही विकल्प का चयन करना है, यानी वह बताने हैं जिनमें स्वयं का डीएनए अंतर्विष्ट होता है। तो इसमें जो ए लिखा है लवक, इसमें भी स्वयं का डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी होता है और नाभिक यानी न्यूक्लियस इसमें भी होता है। ए बी सी इसमें सही है। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। लेकिन रिक्तिका में स्वयं का डीएनए नहीं अंतर्विष्ट होता है, क्योंकि रिक्तिकाएं झिल्लीबद्ध कोशिकांग हैं जो मुख्य रूप से पादप कोशिकाओं में भंडारण, अपशिष्ट निपटान और स्फीति दाब के अनुरक्षण में कार्य करते हैं। तो इसीलिए डी इसमें नहीं है, ए बी सी इसमें सही हो जाएगा। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन जीवित जीवों की कोशिकाओं के संबंध में सही हैं? लिखा है सभी सूक्ष्मदर्शी होते हैं तथा इन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। दूसरा है सभी की कोशिका भित्ति होती है। तीसरा है सभी की केंद्रीय झिल्ली होती है और चौथा है सभी की कोशिका झिल्ली होती है। तो इसमें बताना है जीवित कोशिकाओं के संबंध में जो सही है। तो सभी की कोशिका झिल्ली होती है, ये जीवित कोशिकाओं के लिए सही है, तो केवल डी इसमें सही हो जाएगा। जो जीवित जीवों की कोशिकाएं होती हैं उनमें सभी की कोशिका झिल्ली होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। उस समुच्चय का चयन कीजिए जो कॉलम ए में दिए गए अपशिष्ट कचरे के प्रकार का कॉलम बी में दिए गए इसके द्वारा अपघटन में लगने वाले समय के साथ सही प्रकार से सुमेलित है। यानी इन सब को अपघटित होने में कितना समय लगेगा उनसे मिलान करना है। तो चलिए मिला लेते हैं। घटित होने में अनेक वर्ष लग जाएंगे, तो इसे मिला देंगे 5वें से। रेशमी रुमाल, इसे अपघटित होने में लगभग 4 वर्ष का समय लगेगा, तो इसे चौथे से मिला देंगे। सूती कमीज यानी शर्ट, इसे अपघटित होने में 2 से 4 माह का समय लगेगा, तो इसे पहले से मिला देंगे।
केले का छिलका, इसे अपघटित होने में 1 से 2 सप्ताह लगेंगे, इसे दूसरे से मिला देंगे। और कागज को अपघटित होने में 10 से 30 दिन लग सकते हैं, इसे तीसरे से मिला देंगे। तो इस क्रम में आपका कौन सा विकल्प सही होगा? ए का 5वां, बी का चौथा, सी का पहला, डी का दूसरा और ई का तीसरा, यानी दूसरा विकल्प आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। उस समुच्चय की पहचान कीजिए जो द्विलिंगी पुष्पों को उत्पन्न करने वाले पादपों से बना है। पहला विकल्प है खीरा, पपीता, गुलाब। दूसरा है सरसों, गुलाब, पिटूनिया। तीसरा है मक्का, खीरा, पिटूनिया और चौथा है मक्का, पपीता, सरसों। तो जो द्विलिंगी पुष्पों को उत्पन्न करने वाले पादपों से बने हैं, तो दूसरा विकल्प इसमें सही है, सरसों, गुलाब, पिटूनिया। पौधों में 2 प्रकार के पुष्प होते हैं, एक लिंगी और द्विलिंगी। एक लिंगी पुष्प वे पुष्प होते हैं जिनमें अलग अलग पुष्पों में नर और मादा प्रजनन संरचनाएं होती हैं, और द्विलिंगी पुष्प वे पुष्प होते हैं जिनमें एक ही पुष्प में नर और मादा दोनों प्रजनन संरचनाएं होती हैं। तो इसमें दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। पपीता जो है ये एक लिंगी पुष्प उत्पन्न करता है। खीरा भी है, एक लिंगी पुष्प उत्पन्न करते हैं, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, चींटी के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है? पहला विकल्प है एस्कॉर्बिक अम्ल, दूसरा है फार्मिक अम्ल, तीसरा है ऑक्जेलिक अम्ल और चौथा है एस्टिक अम्ल। तो चींटी की डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है, बी विकल्प इसमें सही है। फॉर्मिक अम्ल को ही व्यवस्थित रूप में मेथेनोइक अम्ल कहा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, या तो फॉर्मिक अम्ल लिखा मिलेगा या मेथेनोइक अम्ल लिखा हुआ आपको मिलेगा ऑप्शन में। तो इसमें दूसरा विकल्प सही हो जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो खट्टे फलों में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, संतरे में, कीवी में, स्ट्रॉबेरी में, इनमें सब में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है, जैसे पालक है, बादाम में भी ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। एस्टिक अम्ल सिरके में पाया जाता है। तो ये सब आपको याद रखना है। इसके अलावा प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो मधुमक्खी के डंक में भी फार्मिक अम्ल ही होता है, तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ माचिस के निघर्षण पृष्ठ पर विद्यमान होते हैं? यानी जिस पृष्ठ पर तीली को रगड़कर जलाया जाता है उस पृष्ठ पर कुछ पदार्थ लगे हुए होते हैं, वे पदार्थ कौन से हैं ये बताना है। पहला विकल्प है कांच का चूर्ण और लाल फास्फोरस, दूसरा है श्वेत फास्फोरस और कांच का चूर्ण, तीसरा है लाल फास्फोरस और मैग्नीशियम और चौथा है पोटेशियम और श्वेत फास्फोरस। तो माचिस के निघर्षण पृष्ठ पर कांच का चूर्ण और लाल फास्फोरस विद्यमान होते हैं, पहला विकल्प इसमें सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा है ए और बी अपने हार्मोन तब स्रावित करते हैं जब उन्हें ग्रंथि सी से आदेश प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रमशः ए, बी और सी हो सकता है? पहला विकल्प है अग्न्याशय, अधिवृक्क ग्रंथियां, थायराइड, दूसरा है थायराइड, अधिवृक्क, पीयूष, तीसरा है वृषण, अंडाशय, थायराइड और चौथा है पीयूष, अग्न्याशय, थायराइड। तो ए और बी अपने हार्मोन तब स्रावित करते हैं जब उन्हें सी से आदेश प्राप्त होता है। तो ए हो गया थायराइड, दूसरा बी हो गया अधिवृक्क यानी एड्रिनल और सी हो गया पीयूष ग्रंथि, दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। मानव शरीर में 2 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी। अंतःस्रावी क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन होती हैं। इनके उदाहरण क्या हैं? पीनियल ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थाइमस, अग्न्याशय, ये सभी अंतःस्रावी हैं। बहिःस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं? जिन ग्रंथियों में नलिकाएं होती हैं उन्हें
बहिस्रावी ग्रंथियां कहा जाता है। उदाहरण क्या है? लार ग्रंथि, पाचन ग्रंथि, स्वेद ग्रंथि, ये सभी बहिस्रावी ग्रंथियां हैं। तो आपको याद रखना है, इसमें दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से मानवों की कौन सी ग्रंथि 2 से अधिक हार्मोन स्रावित करती है? पहला विकल्प है एड्रीनल, दूसरा है पीयूष, तीसरा है अग्न्याशय और चौथा है थायराइड। तो 2 से अधिक हार्मोन स्रावित करती है पीयूष ग्रंथि, दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि जो है यह मटर के आकार की ग्रंथि होती है। इसे अक्सर प्रमुख ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि यह हमारे शरीर में कई अन्य हार्मोन ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। यह हाइपोथैलेमस और पीनियल ग्रंथि के बीच मस्तिष्क में स्थित होती है। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? पहला विकल्प है सभी धातुएं ठोस होती हैं, दूसरा है सभी धातुएं कठोर होती हैं, तीसरा है सभी अधातुएं गैस होती हैं और चौथा है सभी अधातुएं अतन्य यानी तन्य नहीं होते। तो इसमें जो सही है वह बताना है। तो सभी अधातुएं अतन्य यानी तन्य नहीं होती हैं, ये सही है। तो चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा क्योंकि अधातुएं जो हैं 3 अवस्थाओं में विद्यमान होती हैं। कुछ ठोस में होती हैं, कुछ द्रव में, कुछ गैस में। तो इसीलिए ये सभी अतन्य होती हैं, तन्य नहीं होती हैं। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाने वाली स्पीसीज को कहा जाता है? पहला विकल्प है संकटापन्न स्पीसीज, दूसरा है विलुप्त स्पीसीज, तीसरा है विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज और चौथा है प्रवासी स्पीसीज। तो किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाने वाली स्पीसीज विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहलाती है। तीसरा विकल्प इसमें सही है। तो इसमें तीसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अपने कमरे में फर्श पर रखे किसी विशाल बॉक्स को सरकाने के लिए रेशमा को निम्नलिखित बलों में से किससे अधिक बल लगाना चाहिए? पहला विकल्प है स्थैतिक घर्षण, दूसरा है गुरुत्वाकर्षण बल, तीसरा है अभिलंब बल और चौथा है पेशी बल। तो इसमें पूछा गया है कि किसी विशाल बॉक्स को सरकाने के लिए रेशमा को निम्नलिखित बलों में से किससे अधिक बल लगाना चाहिए? तो इसमें पहला विकल्प सही हो जाएगा स्थैतिक घर्षण बल। स्थैतिक घर्षण बल क्या होता है? तो यह एक विरोधी बल है जो तब सक्रिय होता है जब शरीर सतह से आगे बढ़ता है लेकिन वास्तविक गति अभी तक शुरू नहीं होती है। तो पहला विकल्प इसमें सही हो जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। लिखा है, नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय ऐसे द्रवों को समाविष्ट करता है जो विद्युत के हीन चालक हैं? पहला विकल्प है टोटी का जल, शैम्पू, शहद, दूसरा है लवण, विलयन, नींबू का रस, सिरका, तीसरा है शैम्पू, वनस्पति तेल, आसुत जल और चौथा है चीनी का विलयन, सिरका, नींबू का रस। हीन चालक यानी कि कुचालक है, ये पूछा गया है। कुचालक यानी कि जो अपने में से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देते हैं। तो इसमें तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। शैम्पू, वनस्पति तेल और आसुत जल ये विद्युत के हीन चालक हैं। तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, लवण और जल के मिश्रण को पृथक करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सहायक नहीं होगा? पहला विकल्प है निस्तारण, दूसरा है निस्यंदन, तीसरा है आसवन और चौथा है उबालना। तो लवण और जल के मिश्रण को पृथक करना है तो जो सहायक नहीं है वह है निस्तारण।
पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो निस्तारण जो है यह एक तरल परत को हटाकर मिश्रण को अलग करने की प्रक्रिया है, तो ये इसीलिए इसमें सहायक नहीं है। निस्यंदन क्या होता है? तो निस्यंदन जो है इसमें क्या होता है, फिल्टर माध्यम का उपयोग करके तरल पदार्थ या गैसों से ठोस पदार्थों को अलग करने के लिए उपयोग की जाने वाली यह प्रक्रिया है। तो इसमें फिल्टर का प्रयोग किया जाता है। आसवन क्या होता है? आसवन जो है विभिन्न उबलते बिंदुओं के आधार पर मिश्रण के घटकों को अलग करने की प्रक्रिया है। और उबालना क्या है? यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक तरल वाष्प में बदलता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। बाई कोई ऐसा पौधा है जिसमें क्लोरोफिल यानी हरित लवक नहीं होता है, बाई क्या हो सकता है? पहला विकल्प लिखा है कसकुटा यानी अमरबेल, दूसरा है शैवाल, तीसरा है घटपर्डी यानी पिचर पादप और चौथा है मेपल वृक्ष। तो बाई ऐसा पौधा है जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, तो बाई हो गया अमरबेल। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इसे ही कसकुटा कहा जाता है। तो इसमें हरित लवक नहीं होता है। और यह एक परजीवी भी है, ये भी आपको याद रखना है। परजीवी पौधा है अमरबेल, तो ये भी याद रखना है आपको। घटपर्डी ये कीट बच्ची पौधा है। मेपल वृक्ष ये जो है झाड़ियों या पेड़ों की एक बड़ी प्रजाति है। यह व्यापक रूप से उत्तरी शीतोष्ण क्षेत्र में वितरित लेकिन चीन में केंद्रित है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रेशम कीट के जीवन चक्र और रेशम फाइबर के उत्पादन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है रेशम कीट के लार्वा को कैटरपिलर कहते हैं, दूसरा है प्यूपा कोशित यानी विकसित होकर कैटरपिलर बन जाता है, तीसरा है रेशम फाइबर कैटरपिलर द्वारा स्रावित प्रोटीन होते हैं और चौथा है रेशम कीट के कोकून से रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है। तो रेशम जो है एक प्रकार का प्राकृतिक रेशा है और रेशम फाइबर मुख्य रूप से प्रोटीन से बना होता है। इसमें जो गलत है वह बताना है। तो प्यूपा कोशित विकसित होकर कैटरपिलर बन जाता है, ये गलत है और गलत ही पूछा गया है। क्योंकि जो प्यूपा होता है ये वयस्क कीट में बदल जाता है, कैटरपिलर नहीं बनता, इसीलिए ये गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है? पहला विकल्प लिखा है वनोन्मूलन, दूसरा विकल्प है मरुस्थलीकरण, तीसरा विकल्प है अपर्दन और चौथा विकल्प है संरक्षण। तो इसमें जो भिन्न है वह बताना है। तो वनोन्मूलन, मरुस्थलीकरण, अपर्दन ये तीनों ही संबंधित है, लेकिन संरक्षण इनसे भिन्न है, तो चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है बाई कोई मानव निर्मित रेशा यानी फाइबर है जिसे प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया जाता है।
बाई क्या हो सकता है? पहला विकल्प लिखा है रेयॉन, दूसरा है नायलॉन, तीसरा है एक्रिलिक और चौथा है जूट। तो इसमें बताना है कि बाई क्या हो सकता है। तो बाई मानव निर्मित रेशा है जिसे प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया जाता है। तो बाई है रेयॉन, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। रेशे दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में जीवाणुओं यानी बैक्टीरिया का उपयोग नहीं होता है? पहला विकल्प है दही बनने में, दूसरा है डबल रोटी पकने में, तीसरा है गन्ने के रस के किण्वन में और चौथा है नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में। तो बैक्टीरिया जो होते हैं सूक्ष्म एकल कोशिका युक्त जीव होते हैं जो विभिन्न वातावरणों में पनपते हैं। तो किसमें बैक्टीरिया का उपयोग नहीं होता है? तो डबल रोटी के पकने में बैक्टीरिया का उपयोग नहीं होता है, दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। बाकी इन सब में बैक्टीरिया का उपयोग होता है, दही बनने में, गन्ने के रस के किण्वन में, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में। तो ये आपको याद रखना है। तो आज की वीडियो में कुल 30 प्रश्न लिए थे। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और जो मैंने पहले प्रैक्टिस कराई है वो भी आप देख लीजिए, आपको सहायता उससे मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।